नमस्कार, मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में। और आज वर्ल्ड इन फोकस में हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जिसने आजादी तो पाई थी खून खराबे के साथ, लेकिन आज भी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चों पर कई लड़ाइयां लड़ रहा है। उस देश का नाम है बांग्लादेश। आपको याद होगा 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बना बांग्लादेश आज जनसंख्या, गारमेंट्स इंडस्ट्री और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है। लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे सवाल भी हैं जो अंदर ही अंदर देश को झकझोर रहे हैं, जैसे लोकतंत्र की स्थिति, माइनॉरिटीज की सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन का गंभीर असर। आज के इस विशेष एपिसोड में हम जानेंगे कि बांग्लादेश कहां खड़ा है, उसके सामने क्या चुनौतियां और किन बदलावों की दरकार है आज बांग्लादेश को। वर्ल्ड इन फोकस में आज बांग्लादेश की वर्तमान स्थिति पर हमारी खास रिपोर्ट देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। आइए करते हैं शुरुआत। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। इस दिन शेख हसीना की सरकार तख्ता पलट के जरिए सत्ता से बेदखल कर दी गई, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी बांग्लादेश ना तो स्थिर हो पाया और ना ही शांत। जिस बदलाव की उम्मीद लेकर सड़कों पर खून खराबा हुआ बहा, वो बदलाव आज भी कोसों दूर दिख रहा है। शेख हसीना, जो करीब 1.5 दशक से अधिक समय तक सत्ता में रही, वो अब भारत में निर्वासन में है और उनकी पार्टी आवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके सैकड़ों समर्थकों को या तो गिरफ्तार किया गया या हिरासत में मार दिया गया। शेख हसीना पर 2024 के विद्रोह के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया है और आरोप है कि उनकी सरकार ने विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए एक प्लान्ड तरीके से हिंसा, हत्या और दमन का सहारा लिया। यहां आपको बताते चले कि लगभग 1400 लोगों की मौत हुई, जिनमें बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस कार्रवाई को संगठित और सत्ता बचाने की कोशिश बताया है और आरोपों में हिरासत में हत्याएं, यौन हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हमले शामिल हैं। और अब शेख हसीना अंतर्राष्ट्रीय ट्रायल का सामना कर रही हैं और देश गहरे राजनीतिक संकट में। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी जुलाई-अगस्त 2024 में छात्र आंदोलनों से। युवाओं ने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन जल्द ही यह आंदोलन वायलेंट हो गया। पुलिस स्टेशन, सरकारी दफ्तर और यहां तक कि प्रधानमंत्री आवास भी इस गुस्से का शिकार हो गए। सरकार ने इसे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जन आक्रोश इतना ज्यादा था कि तख्ता पलट को रोका नहीं जा सका। और इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता और माइक्रो क्रेडिट क्रांति के जनक मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार बनाई गई। जैसे ही ये सरकार बनी तो लोगों की उम्मीद बनी कि अब लोकतंत्र मजबूत होगा, राजनीतिक सहिष्णुता बढ़ जाएगी और मानवाधिकारों का सम्मान किया जाएगा। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग निकली। एक साल के अंदर ही 878 पत्रकार यूनुस सरकार के निशाने पर आ चुके हैं। पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए सेंसरशिप, धमकी, गिरफ्तारी और शारीरिक हिंसा जैसे तमाम हथकंडे अपनाए गए। दिल्ली बेस्ड राइट रिस्क एनालिसिस के अनुसार मीडिया पर हमलों में पिछले साल के मुकाबले 230 की बढ़ोतरी हुई है। और इतना ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश यानी कि TIB की यह रिपोर्ट कहती है कि 121 लोग मारे गए और 5000 से भी ज्यादा घायल हुए, वो भी सिर्फ राजनीतिक हिंसा के चलते। ये हिंसा मुख्य रूप से 3 धड़ों में बटी रही। पहली, पूर्व PM खालिदा जिया की BNP, दूसरी कट्टरपंथी जमात-ए इस्लामी और एक नई उभरी नेशनल सिटीजन पार्टी जो छात्र आंदोलन से निकली। सवाल यह है कि क्या यूनुस सरकार ने बदलाव लाया है या वो सिर्फ सत्ता का
पुनर्गठन था। आपको यहाँ चलो बताते हैं थोड़ा ब्रीफ में कि 11 सुधार आयोगों का जो गठन किया गया उसमें क्या कुछ किया गया इस पूरे एक साल में। एक राष्ट्रीय सहमति आयोग बनी जो चुनाव सुधार और राजनीतिक संवाद की कोशिश कर रहा है इस वक्त, लेकिन आपसी विवादों और राजनीतिक अविश्वास की वजह से अब तक कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई है। हसीना की पार्टी का आरोप है कि बीते एक साल में उसके 2 दर्जन से ज्यादा वर्कर्स की हिरासत में हत्या की गई। अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है। जो आंदोलन लोकतंत्र के नाम पर शुरू हुआ उसमें अब धार्मिक असहिष्णुता की बू आने लगी है। न्यूयॉर्क स्थित ह्यूमन राइट वॉच की एशिया प्रमुख मीना कश्यप ने चिंता जताई है और वो कहती हैं कि हजारों लोगों ने लोकतंत्र के सपने के लिए अपनी जान दांव पर लगाई, लेकिन आज भी वो सपना कहीं ना कहीं अधूरा है। तो सवाल है कि क्या इस एक साल में बांग्लादेश बदला? शायद हाँ, लेकिन बेहतर की ओर नहीं। शेख हसीना गई लेकिन लोकतंत्र नहीं आया। कट्टरपंथ बढ़ा, विपक्ष का दमन तेज हुआ और जनता की उम्मीदें टूटती चली गई। यही समय है जब दुनिया को बांग्लादेश की तरफ दोबारा देखना चाहिए, एक ऐसे देश की तरफ जो लोकतंत्र के नाम पर तानाशाही के चक्रव्यूह में लगातार फंसता चला जा रहा है। इस पर आगे भी हमारी रहेगी नजर। कुछ और एस्पेक्ट्स को छूने की कोशिश करेंगे। जानने के लिए जुड़े रहें प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस के साथ। बांग्लादेश के छात्र आंदोलन को एक साल बीत चुका है। 2024 के जुलाई अगस्त महीनों में शुरू हुए इस आंदोलन ने जोश और उम्मीद के साथ लाखों युवाओं को सड़कों पर उतारा। उनकी मांगें थी बेहतर शिक्षा व्यवस्था, नौकरी के समान अवसर, भ्रष्टाचार पर लगाम और लोकतंत्र की बहाली। लेकिन जो आंदोलन बदलाव की उम्मीद लेकर आया वही अब सवालों के घेरे में है। 20 वर्षीय अब्दुल रहमान तारिफ जो अपनी बहन मेहरुनिसा के साथ आंदोलन में शामिल हुआ अब निराश नजर आता है। उसकी बहन और चचेरा भाई पुलिस फायरिंग में मारे गए। तारिफ कहता है, हमने एक ऐसे बांग्लादेश की कल्पना की जहां ना न्याय हो ना भेदभाव हो, लेकिन आज की स्थिति देखकर लगता है कि हमने जो खोया उसके बदले हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। ऐसी कहानियां अकेली नहीं हैं। बांग्लादेश के ढाका की बात करें, चटगांव की बात करें, राजशाही की बात करें और अन्य प्रमुख विश्वविद्यालयों से जुड़े हजारों छात्र इस आंदोलन में शामिल ऐसे ही हुए, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। लेकिन बांग्लादेश के इस आंदोलन का अंत भयावह हिंसा, दमन और टूटी उम्मीदों के साथ ही हुआ। शुरू भी ऐसे ही हुआ और खत्म भी ऐसे ही हुआ। ह्यूमन राइट्स वॉच और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट का जिक्र करें तो इन रिपोर्ट्स में बताया गया कि आंदोलन के दौरान और उसके बाद सैकड़ों छात्रों को गिरफ्तार किया गया। कई आज भी लापता हैं और कईयों को अब भी मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से अधिकतर छात्रों की पहचान आवामी लीग समर्थक या संभावित असंतोष फैलाने वाले के तौर पर कर ली गई। कई छात्रों को जेल में टॉर्चर किया गया, मानसिक उत्पीड़न, बिना सुनवाई के हिरासत का सामना करना पड़ा। यूनिवर्सिटी कैंपसेस में अब भी खौफ का माहौल है। सरकार की तरफ से भले ही कहा गया हो कि छात्रों को न्याय मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत तो इससे काफी जुदा है। शिक्षण संस्थानों की स्थिति भी पिछले एक साल में स्थिर नहीं हो पाई। कई कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में अभी तक पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाई। छात्र संगठन बढ़ गए हैं, कुछ यूनिट सरकार के फेवर में तो कुछ अब भी विपक्ष में। ये पोलराइजेशन शिक्षा और भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इस आंदोलन की खास बात अगर देखी जाए तो वो ये है कि इसमें अल्पसंख्यक समुदायों के युवा भी बड़ी संख्या में जुड़े, लेकिन अब वही समुदाय खासतौर पर हिंदू छात्र डर और असुरक्षा के माहौल में जी रहे हैं। कुछ मामलों को देखें तो छात्रों को केवल धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया और ये जो फैक्ट्स हैं वो कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में आज भी दर्ज हैं। इस दौरान एक नया छात्र संगठन सामने आया है, नेशनल सिटीजन पार्टी,
जो आंदोलन से निकली एक राजनीतिक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि TIB यानी कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश, इसकी एक रिपोर्ट कहती है कि पिछले 1 साल में हुई 471 राजनीतिक हिंसा की घटनाओं में से केवल 1 में ही ये संगठन शामिल था। और इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि असली हिंसा और अस्थिरता के पीछे किसी और की भूमिका ज्यादा रही। सोशल मीडिया, जो आंदोलन के दौरान छात्रों का सबसे बड़ा हथियार था, अब सरकार के लिए खतरा बन चुका है। इस आंदोलन के बाद कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया गया, कंटेंट को मॉनिटर किया गया और छात्रों को ऑनलाइन पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया गया। और इसका सीधा असर स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार पर पड़ा है। और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इतनी व्यापक छात्र भागीदारी के बाद भी अगर व्यवस्था नहीं बदलती तो इससे भविष्य की पीढ़ियों में राजनीतिक निराशा और असहिष्णुता बढ़ सकती है, जिसकी शुरुआत शायद हो चुकी है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अगर युवा पीढ़ी को लोकतंत्र से विश्वास उठ गया तो आने वाले सालों में कट्टरपंथियों को युवाओं को बरगलाना ये आसान हो जाएगा और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डरावने होंगे। ये चेतावनी महज एक संभावना नहीं, बल्कि बांग्लादेश के सामाजिक राजनीतिक ताने बाने के लिए एक गंभीर खतरा बन चुकी है। और ये भी विचार करने वाली बात है, विचारणीय है कि अंतरिम सरकार ने इस पूरे साल में छात्र समुदाय के साथ किसी प्रकार का संवाद या पुनर्वास योजना घोषित तक नहीं की। ना कोई स्कॉलरशिप योजना, ना शिक्षा क्षेत्र के लिए कोई पॉलिसी और ना ही छात्रों को न्याय दिलाने का कोई सार्वजनिक रोड मैप। तो सवाल ये नहीं कि आंदोलन क्यों हुआ, सवाल ये है कि उसकी कीमत इतनी ज़्यादा आखिर क्यों चुकानी पड़ी। और आज जब हम 1 साल पीछे मुड़कर देखते हैं तो तस्वीर साफ है। युवाओं ने बदलाव के लिए अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन उन्हें जवाब में मिला सिर्फ खून, हिंसा, दमन और एक खामोशी। और अब जब राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं तो वही छात्र या तो जेलों में हैं या डर के साए में जी रहे हैं। इस मंच से सवाल उठना जरूरी हो जाता है कि क्या बांग्लादेश की युवा पीढ़ी के साथ न्याय हुआ है? क्या छात्र आंदोलनों को इतिहास के एक अधूरे अध्याय की तरह क्या छोड़ दिया जाएगा? फिलहाल यहाँ एक और ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। वर्ल्ड इन फोकस में जुड़े रहें हमारे साथ। वर्ल्ड इन फोकस में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। बांग्लादेश की आज बात हो रही है, जहां पिछले 1 साल में जो राजनीतिक और सामाजिक हालात बने वो सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है। सवाल अब ये है कि देश किस ओर जा रहा है, लोकतंत्र की ओर या धार्मिक कट्टरता की ओर। अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदू समुदाय के खिलाफ हमलों में तेजी आई है। साथ ही कट्टरपंथी संगठनों को जिस तरह से छूट मिली, उसने पूरे दक्षिण एशिया में इस वक्त चिंता की लकीरें खींच दी हैं। यूनुस सरकार के गठन के बाद कई रिपोर्ट्स में दर्ज हुआ कि जमात इस्लामी जैसे संगठन जो पहले प्रतिबंधित थे, अब पुनः एक्टिव हो गए हैं। कुछ इलाकों में स्थानीय प्रशासन के स्तर पर इन संगठनों को राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है। सोशल मीडिया और धार्मिक सभाओं के माध्यम से कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिशें साफ नजर आ रही हैं। और दूसरी ओर अल्पसंख्यक हिंदू समुदायों को लेकर एक डर और असुरक्षा का माहौल बढ़ा है। बीते 1 सालों में सैकड़ों मंदिरों पर हमले, व्यक्तिगत हमले और जबरन धर्मांतरण जैसी घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि यूनुस सरकार ने इन मामलों में संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन जमीनी स्तर पर लोगों का भरोसा लगातार टूट रहा है। अब यहां पर हम भारत सरकार की बात करते हैं, जिन्होंने इन घटनाओं पर कूटनीतिक प्रतिक्रिया देते हुए एक गहरी चिंता जताई थी, लेकिन अब तक किसी ठोस परिणाम की उम्मीद दिखती नहीं। बांग्लादेश की सीमांत जिलों में बसे हिंदू समुदायों के लोग की माने तो सुरक्षा बलों का रवैया भी तटस्थ नहीं है, सही नहीं है। स्थानीय मीडिया द्वारा की गई
कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि जिन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई उन्हें या तो अनदेखा किया गया या तो धमकाया गया है। अब आगे बढ़ते हुए रिस्क एनालिसिस की एक रिपोर्ट का जिक्र करते हैं। इसमें क्या बताया गया? प्रेस की आजादी पर लगाम भी इस पूरे वर्षों में प्रमुख चिंता रही है। राइट रिस्क एनालिसिस की रिपोर्ट कहती है कि 878 जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया, जिनमें से कईयों ने आरोप लगाया कि उन्हें सरकार विरोधी रिपोर्ट करने पर थानों में बुलाकर उनसे इंटरोगेट किया गया या डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी जैसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने बांग्लादेश की प्रेस स्वतंत्रता पर चिंता जताई है। यहां तक कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय संवाददाताओं को देश में रिपोर्टिंग करने से रोका गया और इन परिस्थितियों में बांग्लादेश में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर आज गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय सहमति आयोग, जो देश के राजनीतिक दलों से संवाद कर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने की कोशिश में लगा है, अब तक कोई ठोस चुनाव रोड मैप पेश नहीं कर पाया। अवामी लीग, जो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, अभी भी बैंड है। पार्टी नेताओं का आरोप है कि पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है ताकि सत्ता में स्थायी बदलाव सुनिश्चित किया जा सके। और इस बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण भी चरम पर है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी और यूनिस सरकार के बीच सहयोग की अटकलों से आम जनता में विश्वास की कमी है। और इसी के साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का जिक्र करें तो उसमें बताया गया कि राजनीतिक हिंसा की 92 घटनाएं बीएनपी से जुड़ी हैं। और इसका मतलब यह है कि सत्ता में भागीदारी के बदले हिंसक दबाव का प्रयोग किस कदर किया गया है। इन सबके बीच आम जनता, खासतौर पर युवा वर्ग, अब राजनीतिक व्यवस्था से कटते जा रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज रिपोर्ट के अनुसार छात्र राजनीति में भागीदारी में 25% से अधिक गिरावट दर्ज की गई है। और ये गिरावट केवल राजनीतिक अविश्वास का नहीं, बल्कि लोकतंत्र से मोह भंग का एक संकेत है। ग्लोबल लेवल पर बांग्लादेश की छवि को नुकसान आया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी ने हाल ही में बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन, धार्मिक असहिष्णुता और प्रेस दमन को लेकर विशेष समीक्षा प्रस्ताव पेश की है। भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ के कुछ देशों ने बांग्लादेश में शीघ्र चुनाव करवाने और राजनीतिक प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने की मांग की है। उम्मीद की जा रही है कि 2026 में इन इलेक्शंस को किया जाएगा, इंप्लीमेंटेशन इसका शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को 1 साल बीत चुका है और एक ऐसा साल जिसमें उम्मीद भी थी, हिंसा भी हुई, छात्र आंदोलनों ने देश की दिशा बदल दी, लेकिन मंजिल अभी भी अधूरी है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद आई अंतरिम सरकार ने लोकतंत्र का वायदा तो किया, लेकिन अब तक की स्थिति हमें यही बताती है कि वादे और हकीकत के बीच ये फासला अब गहराता जा रहा है। कट्टरपंथियों का बढ़ता प्रभाव, अल्पसंख्यकों पर हमले, प्रेस की आज़ादी पर पाबंदी और छात्रों की टूटी उम्मीदें, ये सब मिलकर एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। इसी के साथ वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।